जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जैकब एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आपको आज दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे चैनल की तरफ से। आपके घर सुख समृद्धि, आपके जीवन में मंगल कामनाएं और आप तरक्की को छुएं, तरक्की पाएं और खुशहाल रहें। लक्ष्मी गणेश आपके ऊपर धन और वैभव का यश बढ़ाते हुए आइए आज हम आपको प्रारंभ करेंगे पढ़ाने के लिए। विकारी शब्द में संज्ञा और सर्वनाम खत्म हो चुका है सर जी, और आज हम पढ़ेंगे क्रिया और संज्ञा और सर्वनाम के दो वीडियो, यानी एक का संज्ञा का 2 वीडियो और सर्वनाम के 2 वीडियो हमारी YouTube चैनल जैकब एकेडमी पे अपलोड है। आप उसको पढ़ सकते हैं। और विकारी में चल रहा है और इसके बाद आता है आपका क्रिया। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्रिया क्या होती है। तो क्रिया वो चीज़ होता है कि जैसे कोई चीज़ हम कर रहे हैं या किसी कार्य के किसी शब्द या जिस शब्द समूह से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो संज्ञा से रिलेटेड, सर्वनाम से रिलेटेड, संज्ञा ही कोई कार्य यानी संज्ञा का मतलब नाम, और संज्ञा की जगह पे जो प्रयुक्त हो गया सर्वनाम। और यही दोनों चीज़ जो किसी कोई कार्य कर रहे हो या पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सो रहे हो, गा रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, तो ये सब क्या होती है, हमारी क्रिया होती है। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया उसे कहते हैं सर जी, इसकी परिभाषा होती है वे शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के होने का या करने का बोध कराते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। वे शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के होने का या करने का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया हमारी यही कहती है कि हम कोई कार्य कर रहे हों, जैसे हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम पी रहे हैं, ये सब हमारी क्या है, क्रियाएं हैं। और इसी क्वेश्चन एक और पूछता है इसमें एग्जाम पॉइंट्स में, जैसे क्वेश्चन पूछा था आपका कि व्याकरण में क्रिया कौन सा शब्द है। ऐसे पूछा था कि व्याकरण में क्रिया कौन सा शब्द है। तो शब्दों का वर्गीकरण हम आपको बताए हैं संज्ञा से पहले कि शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो सब व्याकरण में क्रिया कौन सा शब्द है, तो ये क्या है, आपका विकारी शब्द है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस पे लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्रिया कौन सा, जो विकारी अविकारी नहीं पढ़ा रहेगा उसको नहीं पता होगा कि क्रिया कहाँ आएगा, यौगिक शब्द है कि शब्द समूह है कि किसमें है, तो विकारी में है कि अविकारी में है। तो हमारा व्याकरण में क्रिया कौन सा शब्द है, तो आपका विकारी शब्द। अब क्रिया की आता है इसके बाद क्रिया के भेद। तो इसके भेद 2 प्रकार से होते हैं। पहले 2 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं कि क्रिया के भेद जो होते हैं, एक होता है कर्म के आधार पर, और यहाँ पे होता है प्रयोग के आधार पर। क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्म के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। तो कर्म के आधार पे कौन कौन सा होता है, इसमें भी 2 होते हैं। पहला होता है आपका अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसमें होता है प्रेरणार्थक क्रिया
नाम धातु क्रिया, तीसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, चौथा होता है संयुक्त क्रिया, और पांचवा होता है आपका सहायक क्रिया। तो इतनी चीज़ें हम आपको बताएंगे और इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है। इससे ही रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अकर्मक से सकर्मक से जो कर्म के आधार पे है, और प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, संयुक्त और सहायक क्रिया, ये हमारे हैं प्रयोग के आधार पे। अकर्मक क्या कहता है कि जहाँ पर कर्म की आवश्यकता न हो, आवश्यकता न हो, और सकर्मक कहता है आपका कि जहाँ पर कर्म की आवश्यकता हो। जहाँ पे कर्म नहीं रहेगा वो हमारा अकर्मक हो जाएगा, और जहाँ पे कर्म रहेगा वो हमारा सकर्मक हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें कर्म न हो और जिसमें कर्म हो, तो कर्म के ही आधार पे वो निर्णय करता है। कर्म का मतलब कार्य, हम क्या कर रहे हैं, अब उसमें क्या किसको, जैसे क्वेश्चन पैदा हो जाए तो हमारी सकर्मक, और जहाँ पे क्वेश्चन पैदा ना हो वो हमारा हो जाता है अकर्मक। तो आइए अब इसके बाद हम आपको पूरा एक एक का परिभाषा बताते हुए और इसके आगे का डेफिनेशन बताते हुए हम आपको चलते हैं। तो क्रिया बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई वाक्य रहता है, कोई पूछ देगा कि इसमें कौन सी क्रिया है, तो आप नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं जान पाएंगे कि कौन सी क्रिया। अब बिना क्रिया का कोई वाक्य बनता भी नहीं है, ये भी बात है। तो क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए कर्म के आधार पर पहले देखते हैं क्रियाओं के भेद और उसके परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। तो कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं, मैंने आपको बताया। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद मैंने आपको बताया। इसमें पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है साथियों सकर्मक क्रिया। अब पहला इसमें नंबर डालेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो इसका एक लाइन का परिभाषा है कि वे क्रियाएं जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे खाना, पीना, सोना, धोना, जाना, आना आदि, ये हमारी क्या है? अकर्मक क्रिया है। अब यहीं से एक बात और आ जाती है कि इसी में धातु भी मिलता है। धातु किसे कहते हैं? तो धातु भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यहीं पे हम आपको बताते हैं और आगे भी बताएंगे आपको कि धातु क्या होता है। तो धातु हमारा क्या होता है कि इसमें जैसे कह दे कि खाना, अब इसमें धातु कौन है और क्रिया कौन है? तो जो हमारा धातु और क्रिया, तो धातु आपका हो जाएगा खा और क्रिया हो जाएगी आपकी ना, यानी खाना। और धातु
का मतलब होता है कि कहा जाता है कि क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट्स है आपका और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कई बार पेपर में पूछा कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। यहाँ पे मैंने पी लिख दिया और यहाँ पे ना, यानी धातु का जो मूल रूप है, यानी नहीं, क्रिया का जो मूल रूप है यानी खा, तो जो उसका मूल रूप है वो हमारा क्या है, धातु। धातु उसे ही कहते हैं कि क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। जैसे सोना में सो धातु है और ना क्रिया है, धोना में धो धातु है और ना क्रिया है, जाना में जा धातु है ना क्रिया है। तो आपको ऐसे वाक्य देके या ऐसे शब्द देके पूछे धातु और क्रिया के बारे में तो अब जाहिर सी बात है कि बता सकते हैं, लेकिन ये बात आपको पता रहना चाहिए कि क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। अब इस पे एग्जाम्पल कैसे बनेंगे अकर्मक क्रियाओं के, कि इसके हम एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। तो जैसे मैं कह दूं कि वह सो गया। अब ये बताइए आप कि वह सो गया, तो इसमें कोई आपको कर्म दिख रहा है, कोई कार्य कर रहा है, वो कोई कार्य। वह सो गया यानी हमको क्या सो गया या किसको सो गया। इसका अकर्मक क्रिया का एक परिभाषा है कि इसके एग्जाम्पल में, इसके उदाहरण जैसे ट्रिक मान लीजिए इसको, उदाहरण में आपको क्या और किसको का प्रश्न खड़ा हो, क्या कृष्णों का प्रश्न न खड़ा हो, उसे अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि वह सो गया, वह क्या सो गया, कोई सेंटेंस तो बना नहीं कि वो क्या सो गया, वह किसको सो गया, तो ये एक सेंटेंस नहीं बना। और मैं कह दूं यहीं पे कि वह छत पर जाकर सो गया, तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि छत पर जाकर सो गया, तो यहाँ पे आपका कर्म एक मिलेगा, कहाँ गया है, छत पर। छत पर निश्चित है कि छत पे जाके सो गया है हमारी क्रिया हो जाएगी, और वो गया है अपना छत पर सो गया है। जैसे वह हंस रहा है, तो इसमें अगर हम क्वेश्चन खड़ा करें कि वह क्या हंस रहा है, वह किसको हंस रहा है, तो ये कोई सेंटेंस आपका बनेगा नहीं। तो इसलिए हमारी ये सब क्या होती हैं, अकर्मक क्रियाएं के उदाहरण है। वह सो गया, वह जाग गया, वह पी गया, वह आ गया, वह गया, ऐसे। अब इसके बाद और इसका असर जो होता है, अकर्मक क्रिया का जो असर होता है वो कर्म पे नहीं पड़ता है, स्वयं किस पे पड़ता है, तो कर्ता पर ही पड़ता है। तो एक इसका ये भी परिभाषा लिख दीजिए कि जहाँ पर कर्ता स्वयं कुछ करता है, वहाँ भी अकर्मक क्रिया होती है। जहाँ पे कर्ता स्वयं कुछ करता है वहाँ पे भी अकर्मक क्रिया होती है। या बहुत इसके परिभाषाएं हैं कि जहाँ पर क्रिया का असर कर्ता पर ही पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, वहाँ पर अकर्मक। तो इसके दो तीन हम आपको परिभाषा बता दिए, कुछ भी आप जो भी आपको आसान लगे वो आप याद कर लीजिएगा।
कर्ता पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा, कर्म पे नहीं पड़ेगा। कर्ता स्वयं कुछ करता है तो वहाँ भी यह कर्मक क्रिया होती है, और जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ भी यह कर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे रोना धोना एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, और यहीं पे मैंने आपको धातु भी बता दिया कि क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। जैसे आपको दे दे कि गाना शब्द लिख दे और इसमें पूछ दे कि धातु क्या है, धातु शब्द क्या है, तो गा है कि ना है कि इनमें से कोई नहीं है, तो आपका क्या है, गा जो है वही आपका धातु शब्द है, वही उस क्रिया का मूल रूप है, तो उसे ही हम क्या कह देंगे, धातु कह देंगे। आइए दूसरे नंबर पे चलते हैं आपके सकर्मक क्रिया पे। दूसरा हमारा है सकर्मक। तो ज़्यादातर कर्म के आधार पे ही क्रियाओं का प्रयोग होता है, और एग्जाम में तो आपका कर्म के आधार पे भी पूछ देगा और प्रयोग के आधार पे भी पूछ देगा। तो हम आपको दोनों बताएंगे। आज की वीडियो में अकर्मक और सकर्मक को समझ लीजिए, फिर आगे वाले वीडियो में हम आपको प्रयोग के आधार पे आपको बताएंगे। दूसरा हमारा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब ये क्या कहता है कि वे क्रियाएं जिनको कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं, या इसको हम ये भी कर सकते हैं कि जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दो परिभाषाएं आप जो आपको समझ में आ जाए और जिसे आप समझ लें आसानी से, वो आप लिख सकते हैं। अब सकर्मक क्रिया यही कहता है कि जहाँ पे कर्म का रहना बहुत ज़रूरी है, बिना कर्म का हम नहीं चल पाएंगे, अकेले हम नहीं चलेंगे। अगर अकेले आपको चलना होगा तो वो अकर्मक हो जाएगी। हमारे लिए कर्म की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी हम कुछ कार्य करते हुए चलेंगे और वो कर्म हमको चाहिए ही चाहिए। जैसे वह किताब पढ़ रहा है, और यहाँ पे आपको जैसे सकर्मक क्रिया में क्या होता है, सकर्मक क्रिया में आपको क्या और किसको का जवाब मिल जाता है। बिल्कुल आसान भाषा में ये आपका ट्रिक हो सकता है। जैसे वह किताब पढ़ रहा है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होगा कि वह क्या पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है तो आप कहेंगे कि किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो किताब हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा कर्म हो जाएगा, और क्रिया हमारा क्या हो जाएगा, पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, किताब। मैं कह दूं कि तुम खाना खा रहे हो, तो तुम क्या खा रहे हो, खाना खा रहे हो। तो खाना हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, है ना, और खा रहे हो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अब खाना आप कहेंगे कि सर जी आप एक अकर्मक में भी लिखवाए हैं, तो यहाँ पे खाना सकर्मक में क्या कर रहा है कि कर्म का कार्य कर रहा है। वहाँ पे बस खाना, वो खा रहा है, वह खा रहा है। क्या खा रहा है, किसको खा रहा है, ये नहीं पता है, तो हम उसको नहीं कंफर्म कर पाएंगे। और इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ भी खा रहा है, जैसे तुम खा रहे हो। अब क्वेश्चन हो जाएगा कि तुम क्या खा रहे हो,
तो तुम खाना खा रहे हो। तो जहाँ पे कर्म हमको दिख जाए वो हमारी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे भंवरा फूलों का रस पीता है। अब यहाँ पे देखिए भंवरा क्या कर रहा है, तो फूलों का रस पी रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और पीता जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। तो जहाँ पे क्रिया कर्म की ऊपर बोझ पड़ती हो, यानी कर्म को लेकर चलती हो, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे राम दूध पी रहा है, पी रहा है। आपका क्वेश्चन होगा कि राम क्या पी रहा है, तो आप कहेंगे कि दूध पी रहा है, तो दूध हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और पी रहा है हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। फिर क्वेश्चन खड़ा हुआ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और लिख रहा हूँ ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सकर्मक के भी देखने के मिलेंगे। तो जहाँ पे कर्म दिखाई दे, बस इतना ध्यान रखिए कि जहाँ पे कर्म दिखाई दे वहाँ पे सकर्मक क्रिया, जहाँ पे कर्म न दिखाई दे वहाँ पे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब कि जहाँ स्वयं बोझ, यानी कर्ता पे ही उसका बोझ पड़ता है, जिस क्रिया का असर कर्ता पे ही होता है वहाँ पे अकर्मक, और जिस क्रिया का असर कर्ता पे नहीं बल्कि कर्म पे पड़ता है वहाँ पे सकर्मक। बस 2 लाइन की परिभाषा है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल सहित बहुत अच्छी तरह से बताया। और अकर्मक और सकर्मक से क्वेश्चन आते भी हैं, आप पढ़ते भी हैं, और हमेशा एग्जाम में इसी दोनों से पूछता है और प्रयोग के आधार पे भी पूछता है। तो मैंने आपको आज बताया कर्म के आधार पे, अगले वीडियो में बताएंगे प्रयोग के आधार पे। तो आज आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम अपने वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, और प्रयोग के आधार पे पढ़ने के लिए आप तत्पर रहिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को हम नोटिस लेकर चल रहे हैं और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको बताया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, जय जय काव्य अकेडमी।